गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग विज्ञान सागर विषय में चैप्टर नंबर 4 संश्लेषित रेशे के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम लोग सब लोग क्या करते हैं कि रेशे से क्या मुख्यतः क्या बनाए थे, तो रेशे से हम कपड़े बनाए जाते हैं, दरी, गलीचे, रस्सी, ये सभी चीज़ें, ऊन, स्वेटर, ये सब रेशों से बनाए जाते हैं। अब वे रेशे, अब देखिए इसके बारे में पहले परिचय में क्या दिया हुआ है। प्रारंभ में धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य ने वस्त्र पहनना शुरू किया। हम सब लोग जानते हैं जब पहले प्राचीन काल का मानव था, जो आदि मानव था, तो वो जंगलों में रहता था, तो वो कपड़े कैसे पहनता था, लकड़ी की छाल वगैरह या पत्तों से ऐसे बना के कपड़े पहन लेता था, तो रेशों से पहनता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब मानव सभ्यता की ओर आया तो उसने क्या किया, उसने पोशाक पहनना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे धागों में, अब वो धागे जो हम उन धागों से कपड़े बनाने लगा। अब वे धागे जो हमको प्राप्त होते हैं वे दो रूप से प्राप्त होते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से, एक कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं। अब उन रेशों का विभिन्न प्रकार में उपयोग किया जाता है। ऐसे रेशों से हम कपास, ऊन या रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये हमें कैसे प्राप्त होता है, कपास, ऊन या रेशम हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता है, इसलिए इसको प्राकृतिक रेशा कहते हैं। इसी जगह पर मानव निर्मित रेशे, मतलब वे रेशे जिनको मानव ने बनाया, वे सभी रेशे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अब संश्लेषित रेशे में सर्वप्रथम आता है रेयॉन। अब देखिए संश्लेषित रेशे में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, धागों को जोड़कर बुनकरों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है। तो जो लोग कपड़ा बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बुनकर कहते हैं। उससे कई प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जैसे धागे प्राकृतिक रूप से रेशे में प्राप्त होते हैं, ऐसे रेशे जो मनुष्य से प्राप्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। तो अगर संश्लेषित रेशे में की डेफिनेशन पूछी जाए तो संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, और अगर कपास और ऊन रेशम हो तो वो प्राकृतिक रेशे होते हैं, क्योंकि वो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। अब संश्लेषित रेशे में सबसे पहला आता है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है, रेयॉन रेशम का कीट रेशम प्रदान करता है। इसे सबसे पहले चीन में रेशम के रेशे से तैयार किए गए थे वस्त्र, जो कि बहुत सुंदर और बहुत महंगे होते थे। ये सजे हुए लगते थे। इनकी सजावट, नए नए प्रकार के कपड़े मनुष्य के मन मोह लेते थे, मतलब मनुष्य उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। 19वीं शताब्दी के लास्ट तक में या अंत तक में वैज्ञानिकों के रेशम के समान गुण वाले ऐसे रेशे प्राप्त करने में सफलता हुई, जो रेशा, ऐसे तो रेशम जो है वो हमें रेशम के कीट से प्राप्त होता है, लेकिन जो मानव निर्मित रेशा है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ, वो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त हुआ। काष्ठ, हाँ, लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया यह रेशा क्या कहलाता है, रेयॉन या कृत्रिम रेशा कहलाता है। प्राकृतिक स्रोत क्या है, काष्ठ लुगदी है, लेकिन जब इसको रासायनिक क्रिया के द्वारा जब एक नया रेशा और सस्ता रेशा प्राप्त किया गया तो वो क्या कहला गया, वो सब रेयॉन कहलाया गया। बच्चों, रेयॉन के बाद नेक्स्ट आता है नायलॉन। नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है, जिसे 1931 ईस्वी में प्रकृति के कच्चे माल जैसे पौधे या जंतुओं से प्राप्त करके बनाया गया। इसके निर्माण कोयले, जल, वायु से किया गया। यह पूर्ण रूप से प्रथम संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा प्रबल है, प्रत्यास्थ और हल्का और चमकदार होता है। इसे धोने में आसानी होती है, लेकिन ज़रा सी चिंगारी ही इसको जला देती है, इसलिए यह खतरनाक कपड़ा साबित हुआ है। नायलॉन से जुराबें बनती हैं, यानी मोजे, रस्से, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे, ये सभी वस्तुएं किससे बनती हैं, नायलॉन से बनती है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और पहाड़ों की चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सी उपयोग की जाती है उसको बनाने में भी किया जाता है। बच्चों, इसके बाद आता है पॉलिएस्टर आता है। पॉलिएस्टर जिसे एक्रेलिक भी कहते हैं। पॉलिएस्टर क्या होता है, एक अन्य संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित मतलब मानव निर्मित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े आसानी से, इसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ये धोने में आसान होते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, अधिक टिकाऊ और मजबूत होते हैं, ये आग को भी नहीं पकड़ते। पॉलिएस्टर की साड़ियाँ, कमीज़, पैंट आदि बनाई जाती हैं। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ये सदैव गर्मियों में स्वेटर पहनते हैं, यह सदैव सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल, कंबल इसका भी उपयोग करते हैं। इनमें वास्तव में प्राकृतिक ऊन नहीं, जो भी हम लोग विंटर में जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, वो चाहे शॉल हो, चाहे स्वेटर हो, चाहे कंबल हो, तो वो सब ओरिजिनल वो रेशम से नहीं बने होते हैं या ओरिजिनल ऊन से नहीं बने होते। सॉरी, ऊन है, ऊन से प्राप्त हमको वो मिलता है ना, जिससे हम स्वेटर बनाते हैं, तो वो ओरिजिनल ऊन से नहीं होते हैं। लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें पॉलिएस्टर मिक्स कर दिया जाता है, जो कि एक संश्लेषित धागा होता है, लेकिन वो हमको ऊन जैसा दिखाई देता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये एक्रेलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन जो होती है वो बहुत महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी हुई वस्तु बहुत सस्ती होती है। संश्लेषित रेशे बहुत टिकाऊ होते हैं, यह प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होती है, मतलब लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं।
अब इसके बाद बच्चों आता है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, मतलब उनकी क्या क्या विशेषता होती हैं। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, मतलब इनकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। इनके परिधान मतलब जो हम लोग पहनते हैं सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं, मतलब जो अच्छे कपड़े होते हैं, अट्रैक्टिव, जो लोगों को पसंद आते हैं वैसे कपड़े एक्रेलिक के ही बने होते हैं। ये जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा चलाऊ, मतलब काफ़ी टाइम तक के चलते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, रख रखाव में मतलब रखने में आसानी होता है। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल को सोखते हैं, तो जल्दी ही सूखने में समय भी कम लेते हैं। ये अत्यधिक टिकाऊ होते हैं और सस्ते होते हैं। बच्चों इसके बाद आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक एक हल्का और सस्ती अधातु है। ये अधिक टिकाऊ नहीं होती क्योंकि इसका टूटना पिघलना का भय रहता है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु होती है वो टूट जाती है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी है, तो आप इसको अगर आग में डालेंगे या इसके अंदर कुछ भी लोहे का जलता हुआ कोयला वगैरह रख देंगे तो ये पिघल जाती है। तो इस चीज़ का पिघलने का डर होता है। ये कैसी होती है? ये अधातु होती है। जैसे लोहा धातु है तो ये अधातु है, कोयला क्या है? अधातु है। इसका उपयोग करके हमें बड़ी सावधानी से उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक क्या है? बहुलक है। बहुलक मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ये प्राप्त होती है। प्लास्टिक का उपयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। इतना ही नहीं, रंग बिरंगे प्लास्टिक से खेल खिलौने भी बनाए जाते हैं, साज सज्जा, मतलब हम जो टॉय वगैरह जो मेले से खरीदते हैं, जो टॉय लेते हैं, वो सब मोस्टली किससे बने होते हैं? वो प्लास्टिक से बने होते हैं। वो कलरफुल प्लास्टिक उसमें यूज़ होती है। आजकल पॉलीथीन जो होती है वो प्लास्टिक का ही एक उदाहरण है, जो सामान्य रूप से ठेले पर वस्तु को बेचने और खरीदने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक की कुर्सियाँ, बाल्टियाँ, ग्लास आदि बनाए जाते हैं। प्लास्टिक की वस्तु सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती है, किंतु प्लास्टिक को गर्म करें तो वो विकृत हो जाती है, मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है, इसका आकार बदल जाता है। थर्मोप्लास्टिक इस प्रकार का उदाहरण है। इसका प्रयोग आजकल की मात्रा में किया जा सकता है। बैकेलाइट, मेलामाइन, अब ये प्लास्टिक के प्रकार हो गए। तो बच्चों प्लास्टिक के बारे में हम लोग जान लिए हैं ना कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक अधातु है, इसको टूटने और पिघलने का इसमें खतरा होता है। ये ज़्यादा दिन तक इसको नहीं बनाया जा सकता है। ये संश्लेषित रेशे के द्वारा भी प्लास्टिक भी एक क्या है? बहुलक है। अब प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो बच्चे प्लास्टिक के कितने प्रकार होते हैं? प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। एक होता है थर्मोप्लास्ट, दूसरा होता है क्या? एक थर्मोप्लास्ट, एक थर्मोसेटिंग, मतलब एक थर्मोप्लास्ट है, एक थर्मोसेट्स प्लास्ट है, थर्मोसेट्स है। थर्मोप्लास्ट वे पदार्थ होते हैं जिनको एक बार गर्म करते हैं और तो वो पिघल जाती है। जैसे कोई एक थर्मोप्लास्ट आपकी प्लास्टिक है, उसको एक बार गर्म करिए तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन ठंडा करने पर वो पुनः वापस वैसे ही हो जाती है। तो इस प्रकार की प्लास्टिक को क्या कहेंगे? थर्मोप्लास्ट कहेंगे, जिन्हें बार बार पिघलाकर अलग अलग रूपों में बदला जा सकता है। जैसे पॉलीथीन या पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये सब किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्ट के, जिनको एक बार गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर नई वस्तु बनाते हैं, फिर दोबारा गर्म करते हैं, फिर नई बनाते हैं। जबकि थर्मो जो सेट्स होते हैं वे पदार्थ होते हैं जिनको एक बार तो यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन उसको दोबारा पिघला कर उसको दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। तो वो कौन सी प्लास्टिक होती है? वो थर्मोसेट्स प्लास्टिक होती है। अब कुछ प्लास्टिक के उदाहरण क्या है? पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन एक मजबूत लचीली होती है, यह रसायनों के प्रभाव से अप्रभावी हो जाती है, पतली होती है, शीट्स या अनेक आकार से बनाई जाती है। यह कैसी है? थर्मोप्लास्ट है। थर्मोप्लास्ट मतलब इसको गला के अलग अलग प्रयोग में किया जा सकता है। यह विद्युत की कुचालक होती है और वजन में हल्की होती है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जल रोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। पैकिंग बैग, दूध व तेल आदि के सैशे के रूप में किया जाता है। शैम्पू वगैरह ये सब में पॉलीथीन यूज़ होती है। पॉलीथीन से बने ड्रम, पाइप, जल भंडार, परिवहन में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसको हम लोग सामान्यतः पीवीसी के नाम से जानते हैं। ये कैसे होता है? ये एक थर्मोप्लास्ट है। ये पॉलीथीन से ज़्यादा मजबूत होती है और रोलरों के बीच में प्रवाहित करने से ये पीवीसी की चादर प्राप्त होती है। इसका क्या क्या उपयोग किया जाता है? इससे हमको बोतल, ड्रम, पाइप आदि मिलते हैं। यह जूते, चप्पल, चमड़े जैसे दिखने वाले वस्तुओं को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत तार के कुचालक की तरह यूज़ होती है। हैंडबैग, बरसाती, सूटकेस, कवर, इन सभी वस्तुओं को बनाने के लिए हम लोग पीवीसी का यूज़ करते हैं, जो कि एक प्लास्टिक। बच्चों इसके बाद आता है बैकेलाइट। बैकेलाइट क्या होता है? बैकेलाइट को हम बताते हैं कि बैकेलाइट, हाँ तो बच्चों बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये विद्युत की कुचालक होती है। इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो विद्युत प्लग, स्विच और दूसरी विद्युत की सामग्री बनाने में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग टेलीविज़न, टेलीफोन की बॉडी, रेडियो
इनके बनाने में भी यूज़ किया जाता है। केतली, कुकर, विद्युत प्रेस, इन सभी के हैंडल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैकेलाइट। बैकेलाइट पे ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और बहुत ही मजबूत इसकी प्लास्टिक होती है। अब आता है प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, मतलब कि विकल्प पदार्थ प्लास्टिक है। उसमें क्या क्या आता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आजकल हम लोग जो भी खाद्य सामग्री है, जैसे सूखे मेवे हैं, तरल पदार्थ हैं, इन सभी का संचयन किससे करते हैं? प्लास्टिक के पात्र में करना आसानी हो गया है। हम देखते हैं कि बाज़ारों में घी, तेल, अचार, मेवे, इन सभी को सीलबंद प्लास्टिक के डिब्बों में यूज़ किया जाता है। ये दुकानदार वस्तुओं को पैक करके बेचते हैं। इसमें रखी हुई वस्तु कसैली नहीं होती है, लंबे समय तक चलती है। मतलब इन सभी हम जो भी सामान बाज़ार से लेते हैं वो अगर प्लास्टिक के डिब्बे में पैक्ड हैं, सील हैं, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होते, वो बहुत दिन तक के सही रहते हैं, अच्छे चलते हैं। दूसरा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी। चिरस्थायी मतलब आजकल बहुत समय पहले उपयोग में आने वाली धातु जो कि बहुत बनी बाल्टियाँ बहुत भारी होती थी। जैसे बहुत पहले टाइम पे लोगों को कैसे यूज़ किया जाता था? लोहा चलता था, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते थे, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होता था। जैसे लोहे की बाल्टियाँ कंपेयर करिए प्लास्टिक की बाल्टियों से, तो बहुत ज़्यादा वो भारी होती थी लोहे की, तो ये हल्की होती है। ठीक है, इसका उपयोग है। प्लास्टिक का प्रचलन नहीं था, लेकिन आज के समय में हम लोग खाने पीने के लिए प्लास्टिक की बोतल या पीतल की बाल्टी, ये सब पीतल के बर्तन, इन सब का प्रयोग नहीं लाते हैं। मैक्सिमम आज देखा जाता है बाल्टी, मग, टब, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने देखिए, प्लास्टिक बॉडी की कार, जो कार होती है वो छोटे बच्चों की खेलने वाली, वो सब प्लास्टिक बॉडी से ही बनी होती है। इसमें अच्छे और उत्तम किस्म की प्लास्टिक अधिक टिकाऊ होती है। प्लास्टिक बहुत हल्की होती है, प्रबल होती है, चिरस्थायी होती है, विभिन्न आकारों में इसको ढाला जा सकता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातु की अपेक्षा सस्ती होती है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में दिन प्रतिदिन प्रयोग करने से इसकी बढ़ती जा रही है, इसलिए इसको चिरस्थायी कहा। अब बच्चों इसके बाद आता है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील, मतलब वे प्लास्टिक जो कि किसी और चीज़ से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ऐसी धातुएं भारी होती हैं तथा और बरसात का पानी जब लोहे में गिरता है तो लोहे में जंग लग जाता है। जैसे हम सभी जानते हैं लोहे में अगर कोई भी बरसात का पानी हो या सिंपल भी पानी हो, अगर लोहे में पानी की बूंदें पड़ी तो उसमें जंग लग जाता है, क्योंकि वो अभिक्रिया करता है लोहा पानी से। जबकि प्लास्टिक पर अगर चाहे जितनी भी बूंद डाले, प्लास्टिक के में पानी भरे रखे रहें, तो उसमें कोई भी जंग नहीं लगता। तो प्लास्टिक क्या होती है? अनअभिक्रियाशील होती है। प्लास्टिक कुचालक होती है। प्लास्टिक ऊष्मा का तथा विद्युत की कुचालक होती है। जैसे तांबे के तार है, वह धातु है, उसमें क्या होता है? विद्युत प्रवाह हो जाती है। हम जो तार यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या लगता है? तांबा लगता है, जबकि उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। तो क्या हमको कवर प्लास्टिक का होता है, उसके अंदर तांबे का तार लगा होता है। तो अगर हम तार को ऊपर से पकड़ते हैं तो हमको करंट नहीं लगता, लेकिन अगर वही चीज़ हमने तांबे को पकड़ लिया है तो हमको करंट लग जाता है। तो क्लियर हो गया ना कि तांबे में विद्युत का प्रवाह हो जाता है, तो वो विद्युत की सुचालक होती है। जबकि प्लास्टिक जो उसके ऊपर कवर रहता है तो वो विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। जैसे ऊष्मा की कुचालक से, अब ऊष्मा की कुचालक जिसमें ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है, तो जैसे हम लोग देखते हैं पेन वगैरह है तो उसमें हैंडल लगी होती है, तो उस हैंडल जो हैंडल लगी होती है वो बैकेलाइट से बनी होती है, वो होती है प्लास्टिक है, तो उसमें उसका प्रवाह नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी गलती नहीं है। अब आता है प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक मतलब हम लोग आज के टाइम पे प्लास्टिक का इतना अत्यधिक उपयोग करने लगे हैं जिसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है पर्यावरण पे। वो क्या पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दुकानदार वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं पॉलीथीन में, पॉलीथीन लपेट कर वस्तुओं को बेचते हैं। हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा एकत्र होता रहता है। पॉलीथीन थैली इस्तेमाल करके हम इधर उधर फेंक देते हैं, जो बरसात के पानी में नाली में एकत्र हो जाती हैं। ये पानी को बहने में रुकावट करती हैं, इससे पानी एकत्र हो जाता है, जिससे वातावरण गंदा होता है। इस प्रकार पर्यावरण दूषित हो जाता है। यह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के क्रिया के द्वारा अपघटित हो जाती है, जैव निम्नीकरण करता है। इसके विपरीत पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होती है वो जैव अनिम्नीकरण होता है। प्लास्टिक अपघटित होने के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करती है। अधिक अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। तो बेसिकली बच्चों हमें प्लास्टिक का यूज़ मालूम चल गया, लेकिन प्लास्टिक का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? तो वो क्या होती है, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती है, अपघटित नहीं होती है। अगर कभी कहीं भी समुद्र में अगर प्लास्टिक डल गई है तो वो बहुत साल तक के वो वैसे ही प्लास्टिक रहती है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होती है। ऐसे ही भूमि के अंदर जाती है तो भूमि वैसे ही रहती है, जिससे क्या होती है भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बच्चों चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा।